नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 29 मई 2023। इस डिस्कशन में हम कवर करते हैं उन सभी आर्टिकल्स को जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे सोर्सेज रहते हैं हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। हो सकता है भविष्य में हम और भी सोर्सेज को ऐड करें ताकि एक होलिस्टिक करंट अफेयर की कवरेज दे सकें आपको। आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल्स की, क्योंकि हमें 9-10 आर्टिकल डिस्कस करना है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा बात करता है अंडर ट्रायल्स के बारे में। अब क्या आर्टिकल है, क्या कंटेक्स्ट है, इसे समझने से पहले हम समझते हैं अंडर ट्रायल्स क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है ये जिसका नाम है एबीसी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो लोग एक दूसरे को टैग कर देते हैं। तो यहां पर आप समझिए कि इस एबीसी पर्सन ने, इसके ऊपर आरोप है कि भाई इसने चोरी की है। अब मान लीजिए अगर चोरी की इसे सजा भी होती तो इसे मैक्सिमम 6 महीने की सजा होती। बट हुआ क्या कि भाई हमारे यहाँ पर केसेस इतने पेंडिंग रहते हैं कोर्ट्स में, जिसकी वजह से पिछले 4 साल से ये जेल में ही है। अब वैसे तो इसे बेल मिल जाती, बट क्योंकि इसके पास या तो वकील के लिए पैसा नहीं है या बेल अमाउंट पे करने के लिए पैसा नहीं है, तो ये 4 साल से जेल में ही बैठा है। तो यहां पर इस पर्सन को कहा जाता है अंडर ट्रायल, मतलब एक ऐसा आरोपी जिसके ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, बट क्योंकि कोर्ट्स में मामले बहुत ज्यादा डिले होते हैं तो इसके कारण इसे अपना काफी समय जेल में व्यतीत करना पड़ा। अब यहां पर जो दिल्ली जेल अथॉरिटी है, इन्होंने एक स्पेशल मुहिम स्टार्ट की है, जहां पर एक प्रपोजल रखा गया गवर्नमेंट के आगे कि भाई हम एक ऐसा स्पेशल फंड बनाते हैं जिसके तहत हम लोगों की लॉयर फीस प्लस बेल मनी, इन दोनों में से कुछ भी पे करके जो अंडर ट्रायल्स है, अगर इन्हें बेल मिल सकते हैं तो बेल दिलाएंगे। अब ऐसा करने के पीछे 2 रीजंस है। देखिए, अगर जेल बहुत ज्यादा कंजस्टेड रहेगी तो मान लीजिए मैं इस एबीसी पर्सन के अंदर कुछ रिफॉर्म लाना चाहता था, बट क्योंकि जेल में इतनी ज्यादा लोग हैं, इसकी वजह से मैं इसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर रिफॉर्म की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल रुक जाती हैं। इसके अलावा जेल में फ्रिक्वेंटली आपको फाइट्स देखने को मिलती हैं, जिसके कारण कई बार जान माल का नुकसान होता है। साथ ही साथ जो हाइजीनिक कंडीशन सभी का अधिकार है, वो हाइजीनिक कंडीशंस को भी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं जेल के अंदर, बिकॉज बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाती है जेल के अंदर। अब यहां जो इफेक्टिव मॉनिटरिंग है वो भी नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए कोई अभियुक्त है, हम उसको देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से अलग अलग सिनेरियो में बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए कोई सीरियल क्रिमिनल है, तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेल में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। तो यहां पर यह कहा जाता है कि भाई जो दिल्ली की जेल है, इसमें लगभग 10,000 प्रिजनर्स को हम रख सकते थे। अभी ये 20,000 क्रिमिनल्स आप यहां पर देख रहे हैं, मतलब प्रिजनर्स आप देख रहे हैं। तो यहां पर वैसे भी स्टेट इनके ऊपर बहुत सा पैसा खर्च करेगी। अगर अंडर ट्रायल्स 4-4 साल तक जेल में रहेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि भाई इन्हें बेल मिले ताकि सरकार का खर्चा कम हो। दूसरी चीज, यहां पर हम जेल के अंदर डीकंजेशन भी करना चाहते हैं। इससे ना केवल 20 से 40% लोगों को बेल मिलेगी, बल्कि हम इनके बुनियादी राइट यानी फंडामेंटल राइट्स को भी इंश्योर कर पाएंगे यहाँ। तो यह आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आजकल आप देख रहे हैं कि एविडेंस एक्ट जो आपके हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, बेल्स के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में बात की गई कि अभी रिसेंट टाइम में पंजाब और हरियाणा में अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा अर्थक्वेक होता क्या है। देखिए, आप मान लीजिए ये एक रॉक सिस्टम है, 1 रॉक, 2 रॉक, 3 रॉक, ये 4। अब देखिए, एक रॉक दूसरी रॉक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, तो इसके कारण ये रॉक्स बेंड होती हैं। अब ये रॉक बेंड होने की भी एक आपकी लिमिट होती है, जिसे हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेंथ। अब जब उसकी टेंजेंशियल स्ट्रेंथ से बियॉन्ड किसी चीज को बेंड किया जाता है, तो जहां पर यहां पे एक फॉल्ट डेवलप हो रहा होगा, मतलब कोई भी एक वीक जोन होगा, वहां से आपकी सिस्मिक एनर्जी रिलीज होती है और इसी को कहा जाता है अर्थक्वेक। अब ये बहुत किस्म के अर्थक्वेक आपके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डीप अर्थक्वेक हो सकते हैं जो कि मेंटल के आसपास के इलाके से ओरिजिनेट होते हैं। शैलो अर्थक्वेक हो सकते हैं जो क्रस्ट के आसपास यानी 70 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं, या आप ये कह सकते हो 35 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाते हैं। अब यहां अगर हम बात करें, अर्थक्वेक ना केवल सिर्फ इन प्रेशर्स के कारण आपका जनरेट होता है। कई बार जैसे मान लीजिए 2 आपकी रॉक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कोई आपका एरिया है जहां पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म हो रही है। अब इन ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में भी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होती है। अब होता क्या है कि 2 प्लेट आपस में जब रगड़ खा रही होती है, तो इसके कारण भी आपका प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि इस प्रेशर के कारण भी आपका अर्थक्वेक आ सकता है। इसके अलावा जहां पर आपको 2 प्लेट मर्ज होती हुई दिखती हो, कन्वर्ज होती हुई दिख रही हो,
तो वहां पर भी आपके अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं। और जहां आपकी दो प्लेट डाइवर्ज करती है, मतलब कहीं भी आपको टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी देखने को मिले, वहां पर आपको ये अर्थक्वेक जनरेट होते हुए दिख सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। तो जैसे ये जो पॉइंट है जहां से अर्थ के इंटीरियर में आपका अर्थक्वेक जनरेट हुआ, इसे कहा जाता है फोकस। कई बार इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मान लीजिए जहां पर आप परपेंडिकुलरली इसके 90 डिग्री पे एक ऐसा पॉइंट देखते हैं जहां पर सरफेस पे पहली बार भूकंप के झटके महसूस हुए, तो इस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर। अब जो फोकस के आसपास आपकी वेव जनरेट होती है, जैसे ये तरंगे आपकी प्रोड्यूस हुई है, इन्हें कहा जाता है बॉडी वेव। अब ये बॉडी वेव आपकी दो तरह की होती है, पी वेव यानी प्राइमरी वेव, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव। अब ये जो प्राइमरी वेव है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल कर सकती है। वेयर एज अगर हम सेकेंडरी गैस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर सकती है। अब जो आप प्री वेव को देखते हैं ये सबसे फास्टेस्ट है और सबसे पहले सिस्मोमीटर पे रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा एस वेव सेकंड नंबर पे रिकॉर्ड की जाती है। अब ये तो वो बात हुई कि जो आपकी बॉडी के अंदर वेव जनरेट हो रही है। अब इसके पार्टिकल और इसकी वेव का मोशन भी हम समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये प्राइमरी वेव की मूवमेंट कुछ इस तरह से है, तो इसके पार्टिकल की मूवमेंट आगे और पीछे की तरफ यानी 2 और 4 मूवमेंट रहती है यहाँ पे। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि मान लीजिए अगर जो सेकेंडरी वेव है उसमें वेव आपकी इस तरह से मूव कर रही है, तो पार्टिकल ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो इसे कई बार पैरेलल और परपेंडिकुलर वेव, इन दोनों के नाम से इन दोनों वेव को जाना जाता है रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं सरफेस की। तो यहाँ जहां आपको एपिसेंटर देखने को मिलता है, यहाँ पर एक अलग तरीके की तरंगे या वेव आपकी जनरेट होती हैं। एक कहलाती है एल वेव यानी लव वेव और दूसरी कहलाती है रेले वेव। अगर बात की जाए, ये दोनों ही अर्थक्वेक के कारण जो डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है दुनिया में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो ये सभी आपको जानना जरूरी था अर्थक्वेक के बारे में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है अबाउट हिमाचल। हिमाचल में रिसेंटली आपको देखने को मिला है कि जो आपका स्नो कवर है बहुत तेजी से श्रिंक होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब इसके पीछे दो रीजंस बताए गए हैं। एक तो इराटिक, इनकंसिस्टेंट एंड डिक्रीजिंग स्नोफॉल ट्रेंड। अब इसको आप समझिए कि पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो ठंड बहुत कम पड़ रही है, जिसके कारण हिमालयन एरिया में जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण स्नोफॉल पड़ती थी वो बहुत कम पड़ रही है। अब इसके कारण आपकी जो ग्लेशियर्स हैं वो वहां पर मेल्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण भी जो स्नोफॉल का पैटर्न है वो चेंज हो गया। जैसे इस साल की अगर हम बात करें तो आपको अप्रैल के आसपास बर्फ गिरती हुई दिखाई है, बट यूजुअली वो जो बर्फ थी वो आपकी जनवरी या दिसंबर के टाइम पे पड़नी चाहिए थी, बट क्योंकि ये अप्रैल के टाइम पे पड़ी है और उसके बाद तुरंत ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस वजह से ये बर्फ बहुत तेजी से पिघलती है और जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं इसकी वजह से। अगर बात की जाए पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 14% कम आपकी स्नोफॉल पड़ी है। इसके अलावा हमारे लिए मेजर कंसर्न्स ये हैं कि जो हमारी कई पेरेनियल रिवर्स हैं, जैसे अगर बात करें चिनाब की, ब्यास की, रावी की, सतलुज की, पार्वती रिवर की, या और बहुत सी रिवर्स हैं हमारी छोटी बड़ी जो यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, उन सभी के वाटर फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में इन एरिया में बहुत सी बाढ़ आ जाएगी क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने से इन रिवर्स में बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में फ्लडिंग देखने को मिल सकती है। वेयर एज लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए परेशानी का सबब यह है कि इन एरिया में आपको ड्रॉट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो आपकी पेरिनियल रिवर्स थी वो क्या हो जाएंगी, सीजनल रिवर में कन्वर्ट हो जाएंगी कि जब बारिश आई तभी पानी आएगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर रह रहे लाखों लोग हैं जो खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा एक मेजर कंसर्न है। उसके अलावा हिली एरिया के लिए भी एक मेजर कंसर्न ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। अब ये क्या होता है भला? देखिए, ये आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर आइस के मेल्ट होने से इस एरिया में बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया। अब किन्हीं कारणों की वजह से ये आपका पानी डाउन ट्रेन मतलब नीचे की तरफ फ्लो करने लग जाए, तो इससे क्या होगा, एकदम से आपका फ्लैश फ्लड आ जाएगा। अब इन फ्लैश फ्लड्स के कारण बहुत से लोगों को नुकसान हो सकता है और इसके कारण सीवियर इरोजन भी देखने को मिल सकते हैं लैंडफॉर्म के ऊपर, जिसके कारण कई सालों तक आप यहाँ पर देखेंगे खेती बाड़ी में कमी रहेगी। तो ये मेजर रीजंस हैं जो हमारे लिए कंसर्न है। तो यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम हिमालय को प्रिजर्व कर सकते हैं और कैसे हम इन एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा हिमालयन एरिया में बहुत सा टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है।
हिमालय एक ऑलरेडी एक फर्टाइल इकोसिस्टम है। इन टूरिज्म के कारण, बहुत से डीजल व्हीकल और व्हीकल्स के पोल्यूशन के कारण आप देखते हैं कि जो अल्बीडो इफेक्ट है वो डिक्लाइन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आइस मेल्ट होती है और इसकी वजह से हीट एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे इन बर्फ के अंदर स्टोर होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब ये जब रिलीज होगा तो इन एरिया में जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और इन टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस और तेज हो जाएगी। तो हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। किस किसने पब्लिश किया? WHO ने, आपके वर्ल्ड बैंक ने एंड यूनिसेफ ने, जो आपकी चाइल्ड वाली यूएन की एक एजेंसी है ना, उसने। इन्होंने कहा कि भाई भारत में पहले की तुलना में जो चाइल्ड स्टंटिंग है वो कम हो गई। अब चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए अगर कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में बच्चा है, 0 से 5 के एज ग्रुप में मान लो बच्चा, अब इसकी पर्टिकुलरली हाइट इतनी होनी चाहिए थी, बट क्योंकि इसको न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं मिल पाई तो इसकी हाइट जो है वो छोटी रह गई। तो अभी ये जो आपकी प्रेवलेंस था भारत के अंदर वो कम हुआ है। अगर हम बात करें भारत के अंदर, पहले आपको देखने को मिलता था कि 41% लोगों में ऐसी चीजें देखने को मिल रही थी, अब कम होकर ये 31% के आसपास रह गए। उसके अलावा लगभग हमने पहले की तुलना में 1.6 करोड़ लोगों में स्टंटिंग कम देखी है। मतलब ऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 10 सालों में इतने लोगों को हमने स्टंटिंग से बचाया है। अगर ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली भी इसका इम्पैक्ट सही रहा है। जहां पर पहले आप दुनिया में 30% लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर स्टंटिंग देखते थे, अब ये महज 25% बच्चों में देखने को मिलती है। ये जो स्टंटिंग है कैलकुलेट हो रही है 0 to 5 ईयर्स के बच्चों में ही। अगर बात करें चाइल्ड वेस्टिंग की, तो ये चाइल्ड वेस्टिंग अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में, 18% के आसपास अभी भी देखने को मिलती है। अगर ग्लोबल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली बात करें तो अभी भी इंडिया जो 49% केस है ग्लोबली उनको रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा ओबेसिटी की अगर बात करें तो कोविड के कारण थोड़ी बढ़ी है। पहले 2.2% देखने को मिलती थी, अब 2.8% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। ऑल्दो राहत की बात यह है कि ग्लोबल लेवल से यहाँ पर कम है, क्योंकि ग्लोबली ये 5.6% के आसपास आपको देखने को मिलती है। अब चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है? मान लीजिए आपकी जो हाइट है उसके अनुसार आपका वेट पर्याप्त ना हो तो इसे कहा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग। अगर बात की जाए ओबेसिटी की, जब पर्सन का वेट उसके एज और हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो तो इसे कहा जाता है ओबेसिटी। तो ये सभी आपको समझ आया हो। आई होप आने वाले समय में आपको इसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका तुरंत ही आंसर कर सकें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पैनल सेटअप करने की बात की है जो सेंटर्स रेयर डिजीज पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा। अब रेयर डिजीज क्या होती है पहले इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 10,000 लोगों में किसी 5 लोगों को कोई बीमारी होती है तो इसे यूरोप में कहा जाता है रेयर डिजीज। इसके अलावा यूएसए की बात करें तो यूएसए में तो क्या है कि अगर 2 लाख लोगों में से किसी एक इंसान को, मतलब 4-5 इंसानों को आप देखते हैं कि ऐसी कोई बीमारी हुई है जो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है, तो इसे कहा जाता है कि ये रेयर डिजीज है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मानक है। अगर हम बात करें अभी की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट 7,000 ऐसी रेयर डिजीज हमें पता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस बीमारी की तो जनरली ये इम्पैक्ट करता है छोटे बच्चों को यानी इन्फेंट को, और उसके अलावा जो यंगर जनरेशन है उनको। इसके कारण इनमें लंबे समय तक क्रॉनिक डिजीज देखने को मिल सकती है। मतलब लंबे समय तक जो डिजीज देखने को मिलती है उसे क्रॉनिक कहा जाता है, तो क्रॉनिक डिजीज देखने को मिल सकती है। और ज़्यादातर ये 80% बीमारियां आपकी जेनेटिकली प्रोड्यूस होती हैं, मतलब एक पेरेंट से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पर भारत में हमने क्या किया है कि भाई हाईकोर्ट कहता है कि भाई हम एक 5 मेंबर का पैनल बना रहे हैं। ये जिस तरह का सेंटर ने अभी पॉलिसी फॉर्म की है इसको इफेक्टिवली और कैसे पेशेंट्स के लिए, बेनिफिशियल के लिए या पेशेंट के बेनिफिट के लिए हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करेगा। इसके अलावा नेशनल रेयर डिजीज कमेटी जो है वो भी इस मामले की संज्ञान लेती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अभी हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि जो ये बीमारियां हैं जनरली क्राउड फंडिंग के थ्रू हम इनको इलाज करना चाहते हैं। अब ऐसी क्या मजबूरी है कि हम क्राउड फंडिंग की तरफ जा रहे हैं? तो पहली चीज़, इन बीमारियों की जो ठीक करने का उपचार की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी इनके लिए दवाइयाँ बनाने को तैयार नहीं होती, क्योंकि इनका जो प्रेवलेंस है वो पहले की मतलब आम जनता में कम है, तो उनको उसमें मुनाफा नहीं दिखता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है भारत के पास, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो बहुत छोटे हैं, कम है, तो इस वजह से भी हमारे लिए एक दिक्कत का सबब है। तो हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं। साथ के साथ हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए एक पर्सन है जिसको कोई
रेयर डिजीज हुई है, अब इसके उपचार के लिए 10 लाख रुपए लगने हैं। अब इस 10 लाख रुपए में मान लीजिए आप 1000 बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं, तो हमारे सामने कॉम्पिटिटिंग हेल्थ प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है कि भाई एक काम करने में इतना पैसा लग रहा है, सेम चीज़ में हम बहुत से लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर मासेस को बेनिफिट मिल सके हम उस चीज़ को यहाँ पर यूटिलाइज करें। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे दो पर्सनालिटीज़ के बारे में, एक वीर सावरकर के बारे में और दूसरा संत कबीर के बारे में। इन दोनों के बारे में मोदी जी ने अभी अपनी रिसेंट जो मन की बात एपिसोड है उसमें बात की है, जो 101st आपका एपिसोड हुआ है मन की बात का, इसमें अब यहाँ पर इन दोनों के बारे में हमें जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर बात की जाए संत कबीर की, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जैसे कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, सखी ग्रंथ, ये सभी आपकी किताबें लिखी गई कबीर के द्वारा। इसके अलावा कबीर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में हुआ था। आपको ये याद रखना है कि ये 15वीं सदी में पैदा हुए थे। अब आपके लिए एक काम है, एक होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि इनके कॉन्टेम्पररी और कौन कौन मेजर पर्सनैलिटी रही है। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने भक्ति काल में जो इंडिया के अंदर प्रेवलेंट सोशल इल प्रैक्टिसेस थी उनको रिमूव करने की कोशिश की थी। अगर इनकी लेगेसी के बारे में बात करें तो कबीर पंथ इन्हीं के जो फॉलोअर हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। अब बात कर लेते हैं वीर सावरकर के बारे में। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अभिनव भारत सोसाइटी की फॉर्मेशन इन्होंने की थी। इसके अलावा ये एसोसिएटेड थे इंडियन हाउस और फ्री इंडियन सोसाइटी से, ये दोनों ही यूके में बेस्ड थी। ये प्रेसिडेंट रहे थे हिंदू महासभा के 1937 से 43 के बीच में। इसके अलावा इनकी दो बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू, हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब बात की जाए इनकी लाइफ की, तो आपको याद रखना है कि 1909 में इन्हें अरेस्ट किया गया था। अबाउट दी मॉरल मिंटो रिफॉर्म के अगेंस्ट इन्होंने कॉन्स्पिरेसी कंडक्ट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा एक बार फिर से इन्हें 1910 में अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज इनके ऊपर आरोप लगा था इन्होंने नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या करने की कॉन्स्पिरेसी की है और किंग के अगेंस्ट इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है। तो इस वजह से आईपीसी 121 के तहत इन्हें 50 साल की सजा हुई थी, जिसके कारण इन्हें सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार में भेज दिया था। इनकी मृत्यु भारत की आज़ादी के बाद 1966 में हुई थी, जहां पर इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार फास्टिंग करके अपने प्राणों को त्यागा था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू आपकी एक ट्रॉपिकल डिजीज है जो वायरल डिजीज है, मतलब वायरस के कारण होती है, जो कि ट्रांसमिट किया जाता है एडी इजिप्टी के कारण। अब इसके लिए एक दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। 2019 में इसको अप्रूवल मिला है यूएस से। तो यहाँ पर डेंगी वैक्सिया इसका नाम है, या आप इसको CYD-TV के नाम से भी जानते हैं। अब बात की जाए रीसेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए पहले जहाँ पर टेम्परेट एरिया में आपको कम धूप देखने को मिलती थी, या आप ये कह सकते हैं कि मौसम थोड़ा ठंडा रहता था, तो ठंडे मौसम में मॉस्किटो आपके ब्रीड नहीं करते थे, तो वहाँ पर आपको इतने ज़्यादा डेंगू के केसेस देखने को नहीं मिलते थे। बट क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उन एरिया में भी गर्मी पड़ती है और पानी जब इकट्ठा होता है तो उन एरिया में भी अब मलेरिया जैसी शिकायत देखने को या डेंगू जैसी शिकायत देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भारत जैसे देशों में जहां पर आपको पुअर वेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलती है, तो इन गंद के कारण, यानी जो आपका वेस्ट पड़ा हुआ, इनके कारण भी बहुत से मच्छर फैलते हैं। एक खासियत इन मच्छरों में ये भी रहती है, आपकी जो ये फीमेल एडी इजिप्टी है, इसके जो एग्स हैं बहुत लंबे समय तक ये रिटेन रह सकते हैं, मतलब 1-1.5 साल तक ये अंडे आपके पड़े रह सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही इनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलेगा, ये एक बार फिर से बच्चों को जन्म देंगे और यहाँ से बहुत से मच्छर पनप सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से लंबे समय तक डेंगू की बीमारी फैलती रहती है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये मच्छर दिन में काटता है। अब जब ये मच्छर काटता है तो इसकी वजह से कई बार आंखों में पेन, फीवर, हेडेक, मसल पेन, बॉडी पेन, वॉमिटिंग जैसा मन, जॉइंट में पेन और रैशेज जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अभी अगर हम बात करें, वर्ल्ड की लगभग 50% पॉपुलेशन इसके अटैक के अंडर आ सकती है और लगभग 100 कंट्रीज में ये प्रिवेलेंट रहेगा। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ये आज का हमारा आखिरी आर्टिकल है। अभी हमने रिसेंटली, यानी इसरो ने हमारे GSLV के थ्रू 2nd जनरेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है नेविक के लिए। नेविक का वैसे ओरिजिनल नाम था इंटर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें वैसे तो आप कह सकते हैं टोटल 8 सैटेलाइट्स हैं, बट वर्किंग 7 ही हैं मैच, जिसमें से 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? जो बिल्कुल आपको इक्वेटर के ऊपर 35,786 किलोमीटर की हाइट पे देखने को मिलती है ऑर्बिट, इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। कहां पर होता है ये? इक्वेटर के महज ऊपर। अगर मान लीजिए इक्वेटर के आप दाएं बाएं कहीं भी कुछ एंगल पे भेजते हैं सेम हाइट पे,
मतलब 35,786 किलोमीटर की हाइट पे आप इक्वेटर के 10 डिग्री पे या 20 डिग्री पे 25 डिग्री पे आप कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो इन्हें कहा जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो वैसे यहां पर आपको देखना है कि भाई 3 आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं और 4 आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अब यहां समझने वाली बात यह है कि हम सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स को क्यों भेज रहे हैं, तो इसलिए भेज रहे हैं कि इनकी एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद ये जो आपकी सैटेलाइट्स हैं ये वर्क नहीं करेंगी, तो हम चाहते हैं कि इन्हें अपग्रेड करके सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स के साथ रिप्लेस कर दें, मतलब विद टाइम। तो अगर अभी की बात की जाए तो ये भारत और भारत की बाउंड्री के बियॉन्ड 1500 किलोमीटर तक आपको ग्राउंड लेवल की पोजीशनिंग बताता है। जीपीएस आपकी यूएसए की एक सैटेलाइट सिस्टम है, ऐसे ही सैटेलाइट सिस्टम जापान ने भी डेवलप कर रखा है, चाइना ने भी डेवलप कर रखा है, आपके यूरोप ने भी डेवलप कर रखा है। आपने आज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इन सभी कंट्रीज ने कौन कौन से नाम से ये सैटेलाइट सिस्टम डेवलप कर रखे हैं। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही था। अब अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। आप स्कैन कीजिए ये कोड, आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज यूपीएससी मंच। वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये महज 2-3 पेज के नोट्स रहते हैं जिससे आप इफेक्टिवली अपनी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अपनी स्टडी को ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।